आज पूरे विश्व में यदि हम पूछें कि कौन सा उत्पाद सबसे अधिक मात्रा में और सबसे अधिक लाभदायक तरीके से बेचा जाता है, तो हमारे पास केवल एक ही उत्तर होगा। यह वैश्विक आर्थिक प्रणाली का आधार है और यह वह है जो अर्थव्यवस्था के समग्र कामकाज को सुनिश्चित करता है। नियंत्रण विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था। सबसे शक्तिशाली, अमूल्य और सबसे मूल्यवान तेल क्रूड ऑयल अथवा कच्चा तेल है। तेल उत्पादन और निर्यात राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अपने छोटे आकार और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद अधिकांश खाड़ी देश केवल अपनी भूमि पर खोजे गए तेल की बदौलत ही विकसित हुए हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को उन उपभोक्ता देशों द्वारा समर्थन प्राप्त है जो स्वयं तेल का उत्पादन नहीं करते हैं। ईंधन की खपत में वृद्धि के साथ भारत ईंधन आयात में चौथे स्थान पर है। इस कारण से भारत मौजूदा प्रयासों के लिए इस महत्व को कम करने हेतु नियमित रूप से आंतरिक ईंधन स्रोतों की खोज करता रहता है। इन ईंधनों का विशाल संग्रह अंडमान और निकोबार के तट पर बंगाल की खाड़ी में खोजा गया था। भारत इसकी खुदाई अंतिम चरण में है। इन भंडारों को खोजने के लिए हमने कौन सी नीतियां लागू की हैं? इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? लिखित के इस नए वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हैं। इसके अलावा अन्य तथ्य भी जानिए। अंडमान सागर में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की खोज के लिए भारत के प्रयासों का पहला चरण। भारतीय तेल अन्वेषण कंपनियों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनियों ने इस बात के महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के कई हिस्सों में 1950 के दशक के उत्तरार्ध से ही विशेष अंडमान सागर में तेल और प्राकृतिक गैस मौजूद है। 2.72 मिलियन वर्ग मीटर के एन के पश्चिमी तट पर 1962 के मध्य से जांच चल रही है, लेकिन उत्खनन परीक्षण बहुत महंगा था, इसलिए व्यवसाय को केंद्र में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन 1963 की शुरुआत में दुनिया कच्चे तेल के प्रसिद्ध उत्पादक शेल कंपनी ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास तटीय जल की तलाश शुरू की, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। 1965 में एनजीबी को इस क्षेत्र में खनन की संभावनाओं की उम्मीद थी। खनन की जांच के लिए अंडमान सागर में पहुंचे भारतीय जहाजों को एक नौसैनिक बेड़े द्वारा पेश किया गया था। इससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। मामला तब और बिगड़ गया जब जकार्ता ने अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बारे में भड़काऊ बयान जारी किया। प्रधानमंत्री कर ने उन सभी तेल और गैस कंपनियों की याद दिलाई जिन्होंने गलती से बंगाल की खाड़ी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अंडमान सागर में तेल के मीठे अवशेष खोदने की भारतीय उपलब्धियों का दूसरा चरण। 1974 के माध्यम से भारत इंडोनेशियाई स्वामित्व वाले अंडमान द्वीप समूह को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया गया। 1974 के अंत में भारत इंडोनेशिया संबंध, जो अंडमान द्वीप समूह के स्वामित्व पर संघर्ष के कारण बुरे हो गए थे, शांति की स्थिति में पहुंच गए और ओएनजीसी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल की खाड़ी में अपने रुके हुए तेल अन्वेषण सर्वेक्षण और मानचित्रण को फिर से शुरू किया। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से ओएनजीसी द्वारा मजबूत पैरवी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए भूभौतिकी सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में गैस भंडार के दूसरे चरण के लिए ओएनजीसी ने सोवियत संघ से आधुनिक उपकरणों के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति का पता लगाने और सभी मौसम वाले समुद्री अनुसंधान जहाजों को रखने में सक्षम बनाया। इस आर्चीपेलागो के लगभग 663,629 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में लक्षित स्थानों पर इसकी तेल खोज ड्रिलिंग के उद्देश्यों से श्रृंखला में 4 खोजपूर्ण दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में ड्रिल किए जाएंगे। मशीनों के परीक्षण और विश्लेषण के बाद में
भारत ने अपना पहला हाइड्रोकार्बन भंडार 1980 में बंगाल की खाड़ी के बेसिन से पाया, जब उन्होंने तन 11 नामक एक खोजपूर्ण सोडियम से थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया, जिसे पहली बार खोजा गया था। भारत द्वारा अंडमान सागर में तेल की खोज जारी। यह अंडमान बेसिन में था, जहां कई विशेषज्ञ दलों की सर्वेक्षण टीमों ने रिपोर्ट तैयार की थी कि तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार थे, और तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अन्वेषण कुओं के कारण उत्तर दक्षिण में म्यांमार के तट से लेकर उत्तर में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट तक लगभग 1250 किलोमीटर तक फैला हुआ। हालांकि केंद्र सरकार को इस क्षेत्र में और अन्वेषण किए जाने की बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि नेचुरल गैस की खोज पूर्वी अंडमान सागर में स्थित AN-11 अन्वेषण कुओं से की गई थी, फिर भी ONGC इस कुओं से व्यावसायिक रूप से सुरक्षित उत्पादन करने में असमर्थ थी। इसलिए वे एक अन्य अन्वेषण कुएं AN-32 के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी विकास अपेक्षित नहीं था। हालांकि ONGC ने खोजपूर्ण कुओं AN-27-1 और AN-63C-1 में भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की उपस्थिति पाई, लेकिन निगम ने उन्हें प्रायोगिक कुओं के रूप में स्थापित किया। बाद में ONGC ने 1984 और 1987 के बीच उसी बेसिन में पल्टन बैंक में टान सीरीज से संबंधित 4 और खोजपूर्ण सोडियम खोदे, लेकिन इस बार परिणाम वही थे जो अतीत में हुए थे, जो अच्छी खबर होने की उम्मीद थी। ONGC और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी निराशा थी, इसलिए अधिक विस्तृत परिदृश्य और सबसे उन्नत भूकंपीय सर्वेक्षणों के बाद ही तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई। 1991 में अंडमान द्वीप समूह के आसपास भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के निदेशक मंडल की पूर्ण बैठक में घोषणा की गई कि जिम्मेदार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अंडमान सागर में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भारत के और अधिक क्षेत्रों का पता लगाएं। 1999 में तत्कालीन BJP सरकार ने भारत से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने की योजना के अनुसार देश में पेट्रोलियम का पता लगाने और विकास करने के लिए पेट्रोलियम आधारित जांच और विकास नीति शुरू की। आर्थिक क्षेत्र NGO और ऑयल इंडिया लिमिटेड को उनके रिकॉर्ड जैसे धूल उनके समुद्री अनुसंधान जहाज के लिए प्रेरित किया गया है। उनके समुद्री सर्वेक्षण जहाजों ने 2 प्रकार, वैश्विक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्राप्त किए और सुप्रसिद्ध और रिपोर्ट की गई भूमिगत संरचना की स्पष्ट छवि प्राप्त की। अंडमान के पूर्वी तट पर कई महीनों से इन बिंदुओं की खुदाई की जा रही है। 7 खुफिया कुओं के अलावा दोनों कंपनियों ने दक्षिणी भाग की जांच के लिए अन्य 4 कुओं की खुदाई करने का निर्णय लिया है। इसलिए तीसरा सेट श्रृंखला ए से संबंधित 4 अन्वेषण कुओं की खुदाई 2002 से 2004 तक पूरी हो गई थी, लेकिन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार कम थे, इसलिए इन कुओं को व्यावसायिक क्षमता में श्रेणी 2 का कुआं माना जाता है। इसके बाद कुआं का निरीक्षण किया गया। HLA, ONGC और ऑयल इंडिया ने भविष्य में तेल और निकोबार्स्की द्वीप समूह के 200 नॉट से कम दूरी के संदेशों के लिए अंडमान सागर में अतिरिक्त जांच फिर से की, यहां अधिक खर्च करने का निर्णय बनाई। भारत ने अंडमान सागर में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयुक्त विशाल तेल भंडार की खोज की। लगभग 23,245 वर्ग मीटर के अंडमान बेसिन में अंगा और तेल की समीक्षा जारी रहेगी। भारत में किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 5 वर्ग किलोमीटर तक की भूमि है। इसी कारण से 2010 से 2011 के वित्त में संघ ने हाइड्रोकार्बन निदेशक के अध्यक्ष के समर्थन से निकोबार द्वीप समूह के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर मानचित्रण के लिए दुनिया का सबसे आधुनिक पेट्रोलियम सर्वेक्षण लाया। अगले वर्ष 2012 निकोबाराकार द्वीप समूह ने उथले पानी और गहरे समुद्री जल में परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला पुनः शुरू की। इसके लिए कई चरणों में मल्टीटास्किंग, निरीक्षण और मानचित्रण की आवश्यकता होती है।
ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के खनन विशेषज्ञों को पता था कि निकोबार सागर पर दीर्घकालिक कार्य होगा, इसलिए बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए समय रहते टाला भी गया तो भी यह एक लंबा मिशन होगा। भारतीय उत्पादन विशेषज्ञ जानते थे, इसलिए यदि समय देर हो चुकी है तो इसका उपयोग और भी अधिक परिणामों के लिए समुद्र पर आधारित अनुसंधान के लिए करें। परिणामों से 2D के 70 मिलियन टन के तेल भंडार का पता चलता है, जो 2012 में शुरू हुआ था और लगभग एक दशक बाद 2022 में पूरा होगा। यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए तो भारत के पास इस बेसिन में कम से कम 70 वर्षों तक तेल और गैस दोहन के लिए तेल भंडार मौजूद है। कई बार यह मान लिया जाता है कि विदेशों से तेल आयात पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। गैरनिर्भर देशों में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? मांग कच्चे तेल की है। अंडमान बेसिन का कुछ भाग पूरा किया जा सकता है। अंडमान में तेल भंडार के संचालन से भारत को लाभ होता है। चूंकि वंश तेल और प्राकृतिक गैस पर हजारों अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाते हैं, इसलिए समुदाय के रैंडी बेसिन में विशाल तेल भंडार बंगाल की खाड़ी में है। जापान में एक बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम शोधन स्थल का निर्माण किया गया है, जो प्रासंगिक उद्योगों और अन्य रोजगार संभावनाओं का सृजन करेगा। ऊर्जा और भूतल परिवहन विभाग के क्षेत्र में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण के समान भारतीय शिपयार्ड में भी तेल कंपनी का उपयोग करते हुए एक बड़ी आंतरिक संरचना होती है। भारी धातुएं सक्रिय होती हैं। चक्रीय नकदी प्रवाह या CMF सिद्धांत के अनुसार ये सभी परिदृश्य एक भारतीय वित्तीय प्रणाली उत्पाद हैं जो जापान में प्राप्त धन को देश में खर्च कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप यही कारण है कि इस्पात, कोयला और अन्य भारी धातुओं से जुड़े उद्योग सक्रिय रहे। चक्रीय नकदी प्रवाह या CMF के सिद्धांत पर आधारित ये सभी परिदृश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली में वस्तुएं हैं, जहां देश में प्राप्त धन देश में ही खर्च किया जाता है। एकत्र किया हुआ एक और वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पर है भारत। भारत आर्थिक शक्ति है और तीसरी आर्थिक शक्ति बन गया है। इस स्थिति को शीघ्रता से पार करते हुए अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में अंडमान सागर से प्राप्त कच्चे तेल के ये विशाल भंडार आने वाले वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस्पात, कोयला और अन्य भारी धातुओं को वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पर रखा गया है। भारत आर्थिक शक्ति है और तेजी से इस स्थिति से आगे निकल रहा है। ये विशाल कच्चे तेल के भंडार अंडमान सागर से विशेष आर्थिक क्षेत्र में उभरेंगे और अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वर्तमान में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तथा इससे भी अधिक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में आने वाले कुछ वर्षों में अंडमान सागर को आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान मिला है। और सच तो यह है कि यह महान भारत के भविष्य के लिए नई आशा का कारण है। जय हिंद।